हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस दुवरिया भाई दीपक सर में। तो बच्चों, जो क्लास 9th का टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन हुए हैं अभी, उसका आज हम आंसर जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन हम फाइंड करने वाले हैं, बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था आपका चैप्टर 1 से, जो आपका चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है। बहुत ही आसान सभी क्वेश्चंस आए हुए थे। अब आप लोगों ने कैसा किया है कैसा नहीं किया है, आप अपना आंसर मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन पेपर से, आपने क्या राइट किया है क्या रॉन्ग किया है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन था कि इन बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर, यानी दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर पाए जाते हैं। आपको बताया था मैंने कि लेट अस बी सपोज दैट एनी टू नंबर्स ए एंड बी, हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो मैं बताया था कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स पाए जाते हैं। तो देयर आर मेनी इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर। तो यहां से आपका ऑप्शन दिया है ओनली वन रेशनल नंबर, ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है टू रेशनल नंबर, दो होता है नहीं है। तीसरा कह रहा है इनफाइनाइट रेशनल नंबर, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, यानी इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का फॉर्म में आपको बताया था कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a बाई बी वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, या एवरी टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो यहां से ऑप्शन देखो, यहां से 4/0 है। तो 4/0 किसी भी, आपको याद रखिएगा कि जब भी a/0 है तो इसको बोलते हैं गाइज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक है ना। यानी a/0 होगा तो उसको बोलेंगे अनडिफाइंड। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 0/4, यानी 0/4 आपको याद है एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है कि 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर, तो 0 कैन बी रिटन एज 0/a, सो 0 इज आर रेशनल नंबर। तो वो इसी के फॉर्म में दिया गया है 0/4, यहीं से पता चल जा रहा है कि ये आपका रेशनल नंबर है। √3 इरेशनल है, यानी जो नंबर स्क्वायर रूट से फ्री फ्रॉम नहीं होते उसको इरेशनल होते हैं। पाई आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई रेडियन के फॉर्म में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, यानी इसमें से कौन रेशनल नंबर है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 0/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। यहां पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन इरेशनल नंबर है। तो गाइस सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, इरेशनल का जो फॉर्म होता है, इरेशनल नंबर का फॉर्म 3 तरीके से होता है। एक तो कोई भी नंबर जो दिया जाए वो स्क्वायर रूट से फ्री फ्रॉम ना हो। सपोज दैट √a में कोई वैल्यू दी गई है तो ये √ से बाहर ना निकले, उसको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। यानी स्क्वायर रूट में ही रहे, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकले, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरी बात कि जो हम रेशनल नंबर a/b को हम डिवाइड करें तो वो डेसिमल के बाद कटे ही नहीं, रुके ही नहीं, तो जो डेसिमल के बाद रुकते नहीं है गाइज, उसको भी हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। और तीसरी बात ये होता है कि किसी नंबर का फॉर्म ऐसे लिख दिया जाए 0.10 100 100 1 ऐसे डॉट डॉट लगा दिया जाए, यानी इस टाइप्स के नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो यहां से ऑप्शन में देखिए 0.14 रुक जा रहा है, तो जो रुक जाता है गाइस उसको आप रेशनल नंबर बोलते हो। तो ये हमसे इरेशनल पूछ रहा है, तो ये राइट, ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया है 0.1416 पे बार है, ये भी आपका बार वाला भी नंबर आपका रेशनल नंबर होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सी वाला क्वेश्चन, सी वाला ऑप्शन दिया गया है 0.1416, ये भी बार वाला, ये दोनों ऑप्शन सेम दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई मिस्टेक है, एक अलग ऑप्शन रहना चाहिए। लेकिन आपका राइट आंसर डी हो जाएगा कि आप देखो डी का जो नंबर है 0.401400140014 आगे डॉट डॉट लग जाता है, तो ये इसी तरह के नंबर्स में बिलोंग कर जाता है। तो इस टाइप्स के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा गाइस।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। अभी मैंने बताया है कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो यहां से ऑप्शन में चलते हैं। √4/9, तो √4 क्या हो जाता है, बाहर आके 2 हो जाता है, 9 बाहर आके 3 हो जाता है, तो ये तो रेशनल मिल गया, हमसे इरेशनल पूछ रहा है। अब आप देखो √12/√3 को लिख सकते हैं ऐसे, √12 अपॉन √3 कैन बी रिटन एज, √12 को हम 4 × 3 लिख सकते हैं, अपॉन √3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, √4 आपका तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, इंटू √3, अब बाई √3 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, आपको क्या मिल गया, 2 हो गया। तो ये आपका 2 मिल गया, हमसे इरेशनल पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। अब आगे नेक्स्ट ऑप्शन सी पे, तो ये स्क्वायर रूट का 7 है, और स्क्वायर रूट 7 में बताया था कि स्क्वायर रूट 7 जो नंबर स्क्वायर रूट से फ्री फ्रॉम नहीं होते हैं वैसे टाइप्स के नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहते हैं, और यहीं से ये ऑप्शन राइट हो जा रहा है कि ऑप्शन सी आपका इरेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट का 81 आपका किसका होता है, 9 का होता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा कि इसमें से कौन इरेशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो कह रहे हैं √6 × √27 इज इक्वल टू, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, √6 × √27 इज इक्वल टू, तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है √a × √b बराबर हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ab हो जाता है इसको, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ का 6 × 27 हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 हो जाएगा, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, यानी 3 3 जा 9 3 जा 27। अब ध्यान से देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यूज दिए गए हैं, तो आप देखो ये पेयर ऑफ नंबर्स है, ये पेयर ऑफ नंबर है, तो यहां से एक 3 आ जाएगा, यहां से एक 3 आ जाएगा, और बच जाएगा √ का 2, तो ये क्या मिल गया, 3 3 जा 9 √2। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो पहला ही ऑप्शन दिया गया है 9 √2, ये ही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका नंबर सिस्टम चैप्टर 1 से आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसका ये आंसर हुआ। ओके गाइस, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही आसान था। जो भी कॉन्सेप्ट पे कमांड किया होगा उसका तो बहुत आसानी से क्वेश्चन लग गया होगा। जो पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कि द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इज कॉल्ड। सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की आपके बारे में याद रखना चाहिए कि जब दो लाइन एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरीवेयर ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो गाइज इसको हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस या XY प्लेन कहते हैं। तो यहां पे जो ये लाइन होती है उसको आप बोलते हो XO X' और ये YO Y' दो लाइन होती है जिसको XO X' और YO Y' बोलते हैं। तो यहां पे कह रहा है ना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कार्टेशियन प्लेन में उसको आप पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इज कॉल्ड क्या कहते हो। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यही हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। XO X' को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, YO Y' को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो यहां से XO X' हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो यहां से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। पहला कह रहा है ओरिजिन, दूसरा कह रहा है एक्स एक्सिस, सी वाला कह रहा है वाई एक्सिस और डी कह रहा है क्वाड्रेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है गाइज उसी को बोला जाता है एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है और वर्टिकल लाइन ये हमारी वाई एक्सिस जो होती है जिसको वाई ओ वाई डैश बोलते हैं ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है। तो जो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहां से कि द नेम ऑफ द वर्टिकल लाइंस, यहां से हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं वर्टिकल लाइन इन द कार्टेशियन प्लेन व्हिच डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड। यानी वर्टिकल लाइन को भी आप क्या कहते हो जो कार्टेशियन प्लेन में पोजीशन ऑफ पॉइंट्स को डिटरमाइन करता है। तो वर्टिकल लाइन गाइस वाई एक्सिस को डिटरमाइन करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0
यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। और देन द पॉइंट्स लाई ऑन, फर्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो पहली बात तो यहां से कह रहा है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉइंट 0 हो जा रहा है। तो आप यहां से देखो कि तो पॉइंट हम पहली बात तो एक्स कॉमा वाई में लिखते हैं। अब कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है वो 0 हो जा रहा है, तो ये वाई मिलेगा ही। अब 0 कामा वाई किस पे लाई करेगा, यानी एक्स एक्सिस पे 0 मूवमेंट है, अब वाई पे चलेगा तो ये हमारा पॉइंट किस पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा। यानी एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो पॉइंट वाई के ही तो मूव करेंगे ना, इस पे मूव करेंगे। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी वाई एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यही क्वेश्चन में कह दे कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाई, यानी जब y 0 हो जाएगा तो x, 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जब y 0 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, ये x, 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, x पे मूव करेगा और y पे 0 मिल गया तो ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, यदि ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एफ सीसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज। अब पहली बात तो एफसीसा किसे कहते हैं और ऑर्डिनेट किसे कहते हैं। तो जो हमारा एक्स ओ एक्स डैश होता है उसको एफसीसा बोला जाता है, और वाई ओ वाई डैश जो होता है उसको ऑर्डिनेट कहता है। तो यहां से कह रहा है कि एफसीसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एफसीसा जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्स एक्सिस पे क्या होते हैं, तो एफसीसा ऑफ द पॉइंट एक्स एक्सिस पे, इस पे सभी जगह एक्स एक्सिस के पॉइंट मूव करते हैं। तो यहां से ऑप्शन कह रहा है कि 0 होगा, कि 1 होगा, कि 2 होगा, कि एनी नंबर होगा। तो कह रहा है कि एफसीसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एनी नंबर, ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी एफसीसा एक्स एक्सिस पे कहीं भी मिलेगा, यही हमारा एक्स एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस को ही एफसीसा कहते हैं। तो एक्स एक्सिस पे सभी पॉइंट हमारे उधर पॉजिटिव की तरफ, इधर निगेटिव की तरफ, तो यहां से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एनी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस के पॉइंट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो ऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं वो सभी एक्स एक्सिस पे क्या होते हैं। तो सबसे सिंपल सी बात है कि एक्स एक्सिस पे एक्स के ही पॉइंट मूव करते हैं, तो ऑर्डिनेट इस पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहां से इसका ऑप्शन -1 नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 1 नहीं होगा, एनी नंबर होगा ही नहीं। तो ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज 0। नेक्स्ट पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि एफसीसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पे एफसीसा क्या होगा। तो वाई एक्सिस तो यही होता है और एफसीसा हमारा एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं। तो एफसीसा जो हमारा होता है वो वाई एक्सिस पे क्या होता है, 0 होता है। यानी वाई एक्सिस पे एफसीसा का पॉइंट मूव ही नहीं करते हैं, एफसीसा तो ओनली एक्स एक्सिस पे मूव करता है। इसीलिए एफसीसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज 0। तो यहां से ये इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 होगा नहीं, -1 होगा नहीं, एनी नंबर होगा नहीं, यानी हमारा एफसीसा वाई एक्सिस पे नहीं मूव करता है, इसीलिए इसका ए आंसर राइट हो जाएगा। तो गाइज एक लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि सभी सॉल्यूशंस को डीएस थ्योरियां बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन और इसमें है जो दिया गया है, कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कि ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज, यानी ऑर्डिनेट ऑल पॉइंट्स वाई एक्सिस पे क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हमारा ऑर्डिनेट होता है जिसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट के पॉइंट हमारे मूव करते हैं, और यही पूछ देता कि ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, तो ऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस जो पूछा है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके सामने है, लेकिन यहां पे कह रहा है ऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, तो ऑर्डिनेट हमारा वाई एक्सिस को ही बोला जाता है। तो वाई एक्सिस पे ऑर्डिनेट के पॉइंट हर जगह पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। तो यहां से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एनी नंबर, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में भी जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ही आसान तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग का राइट होगा, ये आप जैसे तैयारी किए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से,
जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें किस टाइप्स के एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है कि द लीनियर इक्वेशन 2x - 5y = 7 हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात तो याद रखना चाहिए दोस्तों कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है उसका जो फॉर्म होता है वो हमारा ax + by + c = 0 के रूप में होता है। तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, देयर आर मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कैसे होता है कि जब इस इक्वेशन को हम y = mx + c के फॉर्म में बनाते हैं तो अब इसमें हम x के डिफरेंट जब वैल्यूज पुट करते जाते हैं तो ऑटोमेटिक y के डिफरेंट वैल्यूज आते जाते हैं। तो x यहाँ रियल नंबर्स के एलिमेंट है, y रियल नंबर्स के एलिमेंट है, तो जब x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक y के डिफरेंट वैल्यू आते जाएंगे। तो इसलिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहां से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, टू सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर होगा। ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि यही क्वेश्चन दिया गया रहता कि फाइंड द लीनियर इक्वेशन, सपोज ax + b = 0 के फॉर्म में हो, ax + b = 0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन होता और उसका सॉल्यूशन पूछता कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको याद रखना है कि लीनियर इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल होता है उसमें वन सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन होता है। वन सॉल्यूशन को ही यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की कि द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, ऑलवेज लाइज ऑन, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, ऑलवेज लाइज ऑन फर्स्ट ऑन द x + y = 0, ऑन द x = y, ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस। ओके, तो यहां से ये जो पहला पॉइंट होता है उसको x बोला जाता है, ये जो दूसरा पॉइंट होता है उसको y बोला जाता है। तो कह रहा है ये ऑलवेज कहां लाई करेगा? तो सिंपल सी बात है कि जब ये x है ये y है तो ये क्या हो जाएगा? x = y हो जाएगा या y = x हो जाएगा। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये लाइन यहां से ध्यान से देखिए, तो ये इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑन द x = y या y = x पे। अब सपोज ये पॉइंट -a, होता, सपोज -a, होता और कहता ऑलवेज लाइज ऑन, तो -a, होता। चार तरीके से पूछा जाता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। -a, होता तो ये क्या हो जाएगा? -a = a हो जाएगा। तो -a ये हमारा x का पॉइंट है, तो -x = y हो जाएगा। तो यहाँ से x को उधर लेके चलेंगे तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? x + y = 0 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। इसका होगा ऑन द x + y = 0। तो ये -a, पर भी होता है या इसको हम a, पर भी, ये हमारा आंसर इन दोनों पे, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यही पॉइंट हमारा 0, a पे पूछता है कि 0, a पे किस पे लाई करेगा। तो यहां से x का पॉइंट क्या हो गया? 0 हो गया और y का पॉइंट a हो गया। तो x का पॉइंट मूव नहीं करेंगे, y के पॉइंट मूव करेंगे, इसलिए ये ऑन y एक्सिस हो जाएगा। जब a, 0 देगा तो ये हमारा y एक्सिस का आंसर हो जाएगा। लेकिन यही पॉइंट जब हमारा a, 0 दे दे, तो a, 0 दे दे, तो a मतलब x का पॉइंट मूव करेगा, y का पॉइंट नहीं मूव करेगा, तो इसका आंसर x एक्सिस हो जाएगा गाइज। ये चार तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, कि कह रहा है कि इफ 2, 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = k, देन द वैल्यू ऑफ k इज, यानी जब 2, 0 कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो इसके x के जगह पे ये 2 रख देंगे, y की जगह पे 0 रख देंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2 × 2 + 3 × 0 बराबर k हो जाएगा। 2 × 2 = 4 + 3 × 0 = 0 बराबर k हो जाएगा। और 0 में 4 जोड़ देंगे तो ये 4 बराबर k हो जाएगा, यानी k = क्या मिल जाएगा? 4 आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका 2 आंसर नहीं होगा, यहाँ से b = 4 मिल जाएगा। यहीं से ये आंसर राइट हो जाएगा। 5 गलत हो जाएगा, 6 गलत हो जाएगा।
ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, कह रहा है कि द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू kx प्लस 7, द वैल्यू ऑफ k इज, यहां भी k का वैल्यू पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये 3 हमारा x का वैल्यू है, ये 4 हमारा y की वैल्यू है, यानी जहां 3 है, जहां x रहेगा वहां 3 रख देंगे, y रहेगा वहां 4 रख देंगे और k की वैल्यू फाइंड कर देंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये बहुत आसान होता है। तो ये क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 3 इंटू y की जगह पे क्या है 4 है, तो 3 इंटू 4 बराबर k इंटू ये 3 हो जाएगा, अब प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट 4 3 जा 12 बराबर 3k अब प्लस 7 हो जाएगा। 7 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3k हो जाएगा, और 12 में से 7 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा, 5 बराबर 3k हो जाएगा, और यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो k इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। यानी यहाँ से आप देखो तो ये a नहीं होगा, b आपका आंसर राइट हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5/3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सिंपल सी बात है, x की जगह पे 1 रख देंगे, y की जगह पे 2 रख देंगे, ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 बराबर k हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 बराबर k हो जाएगा, और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 बराबर k हो जाएगा। यानी k की वैल्यू क्या मिल गई, 8 आ गई। तो यहाँ से 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ये आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी इसमें से कौन सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 इज, तो आपको देखो 0,2 बोल रहा है, यानी x की जगह पे जब 0 पुट करते हो, y की जगह पे 2 पुट करते हो, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, और 0 में से -4 जाएगा तो -4 आ जाएगा, और -4 4 के इक्वल टू नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। फिर इसकी बात करते हैं, तो 2,0 यानी x की जगह पे 2 रखते हैं, y की जगह पे 0 रखते हैं, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और 2 बराबर 4 आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि LHS RHS के बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं C नंबर पॉइंट की, तो x की जगह पे 4 पुट करते हैं और y की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो 4 माइनस 2 इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी 4 बराबर 4 आ गया। यहीं से पता चल गया कि ये हमारा C नंबर आंसर राइट होगा। यानी x की जगह पे 4 रख रहे हैं और y की जगह पे 0 रख रहे हैं, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, और 4 बराबर 4 के आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ध्यान से करना था, समझना था। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 कट्स द y एक्सिस एट पॉइंट। कह रहा है कि जो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 6, कह रहा है y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो पहली बात हमको क्या करना है, इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको उसमें ले जाके पुट करने हैं, और x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो हम कह देंगे उसी पॉइंट पे कट करेगा y एक्सिस को। तो पहली बात है कि यदि हम 2,0 रखते हैं तो x बराबर 2 रखते हैं, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, और y बराबर 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 4 बराबर 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। दूसरी बात रखते हैं कि 0,2 रखते हैं तो x बराबर 0 हो जाएगा, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और 3 इंटू y बराबर 2 रख देंगे तो 3 इंटू 2 6 मिल जाएगा, और 6 बराबर 6 आ जाएगा। आपका यहीं से ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, यानी बी आंसर राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x बराबर 0 रख देंगे तो 2 इंटू 0 0 मिल जाएगा, और y बराबर 2 रख देंगे तो 3 इंटू 2 बराबर 6, और 6 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड जो ही राइट हैंड साइड के बराबर मिल जाता है तो वो पॉइंट उसको x एक्सिस या y पे होगा तो y एक्सिस पे कट करेगा। इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होता है। ओके, तो इसका 19 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कट्स ईच अदर एट। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है,
ठीक है, इस लाइन को हम कह रहे हैं कि ये लाइन L है और ये लाइन M है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो कितने पॉइंट पे कट करती है? सिंगल पॉइंट पे, वन पॉइंट पे, यूनिक पॉइंट पे कट करती है। तीन तरीके से बोला जाता है, सिंगल मतलब वन होता है, यूनिक मतलब वन होता है, और वन पॉइंट मतलब ही वन होता है। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है वन पॉइंट, इसका पहला ये आंसर राइट हो जाएगा। 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स नल, ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहली बात थी क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, जानते हैं कितना होता है? 5 होता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट का मतलब नहीं है जो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो आप देखिए SAS ये होता है, AS ये भी होता है, SSA ये क्राइटेरिया नहीं होता है, इसलिए C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है। और डी वाला SSS ये होता है, और पांचवा होता है क्राइटेरिया RHS। तो SSA क्राइटेरिया नहीं होता है, और वही पूछा है कि कौन सा इसमें से क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल नहीं है, तो SASC ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि इन अ ट्रायंगल ABC इफ AB बराबर BC। एक ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसमें AB BC के बराबर है। सिंपल सी बात है कि ये आपका ट्रायंगल ABC है जिसमें AB लाइन BC लाइन के क्या है? बराबर है। ये AB लाइन है और ये BC लाइन है, ठीक है, यानी AB लाइन BC लाइन के क्या है? बराबर है। तो इसमें एंगल B जो है वो 70 डिग्री है, तो ये एंगल B 70 डिग्री है। तो कह रहा है A कितना होगा? ए कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि जब AB लाइन BC के बराबर है तो ये लाइन इसके बराबर है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? तो जब ये लाइन इसके बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो हम इसको कह दे रहे हैं कि ये x है और ये x है, तो कह रहा है एंगल A कितना होगा। तो आपको पता है कि तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस 70 बराबर 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर निकालोगे तो 180 माइनस 70 हो जाएगा, और 180 में से 70 चला जाएगा तो 110 आ जाएगा, यानी 2x बराबर 110, यानी x बराबर 110 का बाई 2 बराबर 55 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 55 डिग्री, यानी ये हमारा एंगल 55 डिग्री होगा और ये भी हमारा एंगल 55 डिग्री होगा। तो हमसे पूछ रहा है A कितना होगा? C भी पूछ सकता था C कितना होगा, तो A और C दोनों हमारे 55 डिग्री के एंगल होगा, तो A विल बी 55 डिग्री, आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि इन ट्रायंगल PQR इफ एंगल R is greater than एंगल Q then एंगल R is greater than एंगल Q then। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, समझिएगा, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एंगल R ग्रेटर है Q से, तो ये कह रहे हैं कि ये एंगल R है और ये एंगल Q है। तो कह रहा है कि एंगल जो R है वो बड़ा है एंगल किससे? Q से। क्वेश्चन में कह रहा है कि PQR एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल R एंगल Q से बड़ा है, तो देन पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए कि ये हमारा एंगल Q है, ये हमारा एंगल R है। तो एंगल R के सामने का साइड PQ, यानी PQ बड़ा हो जाएगा एंगल Q के सामने का साइड PR से, ये कंडीशन फॉलो होगा। एंगल R बड़ा है एंगल Q से, क्वेश्चन में कह रहा है, तो एंगल R के सामने का साइड PQ हो जाएगा और एंगल Q के सामने का साइड PR हो जाएगा, तो PQ बड़ा हो जाएगा PR से। तो आपका ऑप्शन देखिए, QR कह रहा है, PQ कह रहा है, यहां से PQ बड़ा हो जाएगा PR से, इसका भी आपका C आंसर राइट हो जाएगा, PQ बड़ा हो जाएगा PR से। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है कि जब किसी ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी उसके अपोजिट साइड के बराबर होगा या ग्रेटर होगा या लेस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, आपको पता है ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट।
तो बेस इंटू हाइट ये नहीं होगा, 2 इंटू बेस इंटू हाइट ये भी नहीं होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, द हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। तो सिंपल सी बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कह दे रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें कह रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये बेस है वो कह दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर है, और जो हाइपोटेनस है वो 10 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है एरिया बता दीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहली बात तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, ये हाइपोटेनस 8 है, बेस हाइपोटेनस 10 है, बेस 8 है, तो हमको हाइट बताना पड़ेगा। तो आपको पाइथागोरस के थ्योरम से यहाँ मूव करना है। पाइथागोरस के थ्योरम से आपको पता है कि क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हाइपोटेनस 10 है, तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर परपेंडिकुलर मेरे को बताने हैं, बेस आपका 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और बराबर ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। 64 को आप लेफ्ट साइड लेके आओगे तो 100 माइनस 64 बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा, और 100 में से 64 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 बराबर पी स्क्वायर। तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालोगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा कि नहीं, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर हो गई। तो हमसे पूछ रहा है एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू बेस हमारा 8 सेंटीमीटर है और हाइट 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन ही राइट मिलता है कि द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर, देन द एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यदि अच्छा लग रहा है वीडियोस को तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को। यदि फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए हमारे वीडियोस को, हमारी मेहनत को, यदि अच्छा लगता है आप लोगों को तो। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि द ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। ट्रायंगल के अंदर जब साइड के अकॉर्डिंग पूछता है ट्रायंगल, तो सर 3 टाइप्स का होता है, पहला इक्विलेटरल, दूसरा आइसोसेलेस और तीसरा स्केलेंस होता है। तो इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड बराबर हो जाएं, लेकिन यहाँ पे 2 साइड की बात कर रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिस ट्रायंगल के 2 साइड बराबर हो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड डिफरेंट हो उसको स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि ट्रायंगल जिसके 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, तो सर उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ओके, नेक्स्ट है, यानी इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है। मैं आपको हजारों बार क्वेश्चन बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। मान लीजिए ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसको हम कह रहे हैं ए बी और सी, तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपोटेनस होता है, तो यही इसका सबसे बड़ा साइड होता है। यानी राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर नहीं होगा, हाइपोटेनस, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में एंगल R जो है वो बराबर है एंगल P के, और QR 4 सेंटीमीटर है, PR 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ PQ इज, यानी PQ का लेंथ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहां से हम कह दे रहे हैं कि एक ट्रायंगल PQR में कह रहा है कि जो R एंगल है P के बराबर है, यानी एंगल जो R है एंगल P के बराबर है, ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है, और QR 4 सेंटीमीटर है, ये QR है, ये 4 सेंटीमीटर है, और PR है, ये PR 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है लेंथ ऑफ PQ कितना होगा, यानी इसका लेंथ पूछ रहा है। तो आप ध्यान से पहले ट्रायंगल को देखिए, कह रहा है कि ट्रायंगल PQR में एंगल जो R है वो एंगल P के बराबर है। तो गाइस जब ये एंगल इसके बराबर होगा, तो जब किसी ट्रायंगल के अंदर
जब किसी ट्रायंगल के अंदर दो अपोजिट एंगल बराबर हो जाते हैं, ये एंगल इसके बराबर हो जाते हैं, तो इसके अपोजिट साइड भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है कि जब ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। जब कोई ट्रायंगल के अंदर अपोजिट टू एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर है तो ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है पी आर पी क्यू का लेंथ कितना होगा, तो जब ये पी आर क्यू आर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी हमारा 4 सेंटीमीटर होगा। तो लेंथ ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, यानी इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान देना है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी का यूज किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सबसे पहली बात तो अर्थमेटिक मीन किसे कहते हैं, तो गाइज अर्थमेटिक मीन ये होता है कि जब कोई डाटा दिया जाता है, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन दिया है कि जब कोई डाटा दिया जाता है तो कहता है उसका अर्थमेटिक मीन बता दीजिए। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी उस डाटा के सभी वैल्यूज का जोड़ दीजिए, सम ऑफ कर दीजिए और टोटल कितनी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दीजिए तो अर्थमेटिक मीन या मीन निकल जाता है। तो यहां से कह रहे हैं नेचुरल नंबर 5 नेचुरल नंबर्स का हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन 5 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, यहां से हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक मीन बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 5 नेचुरल फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी 1 2 3 4 5 हो गया और टोटल नंबर कितने हैं, 5 है। तो इसका आपको मीन निकालना है। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबको प्लस कर दीजिए तो आप देखिए यहां से ये हो जाएगा 1 + 4 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 15/5 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, आपका 3 आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ए नंबर 3 अर्थमेटिक मीन होगा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है इफ अर्थमेटिक मीन जब ये दिया गया है इज 7, यानी अर्थमेटिक मीन अभी फॉर्मूला बताया कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये आपका डाटा दिया गया है, यहां से अर्थमेटिक मीन बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 4 + 5 + 6 + 7 + 8 प्लस एंड x प्लस x, अब बाई टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इज 7, यानी अर्थमेटिक मीन इसका कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। अर्थमेटिक मीन 7 है, बराबर इन सबको प्लस कर दो तो 5 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 सबको प्लस कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 30 अब प्लस x अब बाई 6 हो जाएगा। अब ये 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 7 6 जा 42 बराबर 30 + x हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 30 लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 42 - 30 बराबर x हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर क्या मिल गया, 42 में से 30 चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, यानी x बराबर 12 इसका आंसर आएगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या होगा, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी x = 12 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है द मीडियन ऑफ डाटा, ये डाटा दिया गया है उसका मीडियन पूछ रहा है। तो मीडियन गाइस बहुत ही आसान होता है, ध्यान देना है कि जब भी डाटा दिया जाता है तो मीडियन फाइंड करने के लिए बोलता है तो उस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। यानी क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है, वो लोग डाटा को अरेंज नहीं करते हैं और मीडियन निकालते हैं और गलत हो जाता है। तो सबसे पहले कभी भी मीडियन का क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है, किसमें, छोटे से बड़े के क्रम में। तो आप यहां से देखिए सबसे छोटा इस डाटा में क्या है, तो 44 है। यहां से हम इसका आंसर राइट कर रहे हैं 44, डाटा अरेंज कर लीजिए 44। उसके बाद क्या हो जाएगा 45, 145। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा 145 के बाद 147, देखिए 147। नेक्स्ट उसके बाद ये हो गया 44 हो गया, 45 वाला हो गया, 47 हो गया। नेक्स्ट 148,
148। नेक्स्ट आगे चलिए, तो आपका 150 और 49 भी है, 149, उसके बाद 150 के बाद चलिए तो आपका क्या मिल जाएगा, 152 हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए तो आपका 155 हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए तो 155 के बाद 160 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए तो टोटल कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मीडियन फाइंड करने का गाइस दो मेथड होता है, यहाँ मेथड की बात कर रहे हैं, दो मेथड होता है। पहला मेथड तो ये होता है जब n की वैल्यू ऑड हो, n की वैल्यू ऑड हो तो मीडियन होता है, मीडियन बराबर होता है n+1/2 th टर्म। जब n की वैल्यू ऑड होगी तो n+1/2 टर्म, ये फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दूसरा जो होता है कि जब n की वैल्यू इवन होगी तो यहां से मीडियन क्या होता है, मीडियन बराबर आता है 1/2 इंटू n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है मीडियन फाइंड करने का, दो ही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहली बात तो जो डाटा दिया जाता है उसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद n देखते हैं कि ऑड होगा तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, n इवन होगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मीडियन का, ऑड और इवन का होता है। तो ऑड हो जाएगा तो n+1/2 टर्म हो जाएगा, और इवन होगा तो 1/2 इंटू n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1 th टर्म होता है। तो यहां से अब काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहां से n की वैल्यू 9 आ रही है जो क्या है, ऑड है। तो यहां से मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर n+1/2 th टर्म हो जाएगा। तो n की वैल्यू 9 है तो 9 + 1/2 th टर्म हो जाएगा। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10, और 10 का बाई 2 बराबर क्या आ जाएगा, 5th टर्म। अब आप चलो इस डाटा में तो पांचवा टर्म क्या है, 1 2 3 4 5, यानी पांचवा टर्म हमारा 149 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 149 मीडियन होगा। तो ऑप्शन में चलते हैं तो पहला ऑप्शन ही मिलता है 149। ये ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मोड ऑफ द गिवन डाटा, मोड पूछ रहा है। जब भी मोड की बात करता है गाइस तो याद रखना है मोड किसे कहते हैं, मोड वो होता है कि जो डाटा का मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकरेंस इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन इंडिविजुअल डाटा इज कॉल्ड मोड ऑफ द डाटा। यानी उस डाटा का जो सबसे मोस्ट ऑकर्स फ्रीक्वेंसी की होती है उसी को मोड उस डाटा का बोलते हैं। ओके, तो आपसे कह रहा है कि द मोड ऑफ द गिवन डाटा 4 6 5 9 3 2 7 7 6 5 4 9 10 10 3 4 7 6 9 9 इज, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा 6। तो आपको काउंट कर लेना है। देखो 7 कितने बार आया है, तो आप देखो 7 1 2 3, यानी 7 आपका 3 टाइम मिला है, 3 टाइम्स मिला है। उसके बाद 9 देखो आपका कितने टाइम्स मिला है, तो 9 आपका 1 2 3 4, यानी 9 4 टाइम्स मिला है। नेक्स्ट 10, तो 10 आपका 2 टाइम्स मिला है, 10 आपका 2 टाइम्स मिला है। और नेक्स्ट है 6, तो 6 आपका देखो 1 2 3, यानी 6 आपका 3 टाइम्स मिला है। तो 7 3 टाइम्स आया है, 9 4 टाइम, 10 2 टाइम और 6 3 टाइम आया है। तो सबसे टाइम कौन आया है, 9 आया है। तो मैं आपको बताया कि उस डाटा में जो इंडिविजुअल नंबर सबसे ज्यादा बार जिसकी मोस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वही उसका मॉड होगा। तो यहां से बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी मॉड का क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही करना है कि उस डाटा का जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस इंडिविजुअल नंबर की आएगी वही उसका मॉड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड।
मैं आपको बताया था कि जब कोई डाटा देता है तो उसको अरेंज कर लीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ज्यादातर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद उसका रेंज पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की, तो आपको याद रखना है इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेंज इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को घटा देते हैं तो उसको कहते हैं रेंज। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। ओके स्टूडेंट्स, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, कह रहा है कि टू एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड। यदि किसी एंगल के दो एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन दे रहा है वर्टिकली अपोजिट, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तीसरा एडजेसेंट और चौथा कह रहा है सप्लीमेंट्री। तो आपको याद होना चाहिए कि जब दो एंगल ए प्लस बी बराबर हो जाए 180 डिग्री गाइज, तो दो एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी ये थोड़ा सा एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री आ जाए तो उसको गाइज सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और दूसरी बात होती है कि दो एंगल ए प्लस एंगल बी का प्लस 90 डिग्री आ जाए तो उसको गाइस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लेकिन हमसे कह रहा है कि दो एंगलों का सम 180 डिग्री हो तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यदि 90 डिग्री कहता तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता, हमारा बी राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे 180 पूछ रहा है दोनों एंगलों का सम, तो सम 180 का होता है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियोज के फॉर्म में एंगल का जो एंगल दिया गया है ट्रायंगल का, तो कह रहा है स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, यानी सबसे छोटा एंगल क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि एक ट्रायंगल के अंदर जब रेशियोज दिए गए हैं तो इसको हम कह रहे हैं कि ये 2x हो जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा और ये आपका 3x हो जाएगा। तो ट्रायंगल के तीन ही एंगल होते हैं तो तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से हम कह देंगे दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 4 9x, दिस इंप्लाइज दैट 9x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 180 का बाई 9 बराबर 9 2 जा 18, यानी 20 डिग्री आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा इस ट्रायंगल का, सबसे छोटा एंगल। तो सबसे छोटा रेशियोज क्या है? 2x है, उसके बाद 3x है, उसके बाद 4x है। तो छोटा एंगल स्मॉलेस्ट एंगल बराबर 2x है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 गुणे x की वैल्यू 20 है तो 2 गुणे 20 बराबर 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी इसका 20 नहीं होगा 40 होगा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 40 डिग्री सबसे छोटा एंगल होगा इस ट्रायंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर है, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, एंगल सी एंगल पी के बराबर है एंड एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तो कह रहा है टू ट्रायंगल्स आर। तो पहली बात हम फिगर से इसको करेंगे कि ये आपका एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर है। तो इसमें कह रहा है कि जो ए बी साइड है वो ए सी के बराबर है, ए बी बराबर ए सी हो गया। दूसरा कह रहा है एंगल सी एंगल पी के बराबर है, ये वाला एंगल पी के बराबर है, एंगल सी बराबर एंगल पी है। दूसरा कह रहा है एंगल बी बराबर एंगल क्यू, यानी एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। तो कह रहा है दो ट्रायंगल क्या होंगे? तो पहली बात तो यहां से देखिए, ये एंगल रहता तो इसके बराबर आना चाहिए, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये तो दिया हुआ है। दूसरी बात कह रहा है एंगल सी बराबर एंगल पी दिया गया है, तो यहां से एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पे कॉन्ग्रुएंसी का बात कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंसी ये कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड साइज, यानी दो ट्रायंगल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसके दोनों शेप और साइज बराबर होने चाहिए। तो यहां से बी क्यू के बराबर हो जाएगा तो सी आर के बराबर होना चाहिए, लेकिन सी किसके बराबर है? पी के बराबर है। तो यहां से पहली बात तो ये होगा कि ये ट्रायंगल
आइसोसेलेस है, पहली बात देखिए आइसोसेलेस, तो ये साइड इसके बराबर है तो अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। दूसरी बात कर रहे हैं कि जब ये एंगल Q और एंगल P आपस में बराबर है तो यहां से ये आपका आइसोसेलेस तो होगा, जब ये दोनों आपस में एंगल बराबर होंगे तो ये साइड भी इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी ट्रायंगल आइसोसेलेस हो गया। लेकिन ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल आर के बराबर होना चाहिए, लेकिन एंगल सी पी के बराबर है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी यहां से आपका चलेंगे तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग a base 2 centimeter and the length of one of equal side is 4 centimeter। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पहली बात तो कह रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस 2 सेंटीमीटर है और जो लेंथ ऑफ इक्वल साइड है वो 4 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो आप यहां से देखिए ये आपका एक ट्रायंगल ABC है जो आइसोसेलेस है, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगा। अब इसका बेस 2 सेंटीमीटर दिया गया है, ये यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर दिया गया है और जो वन लेंथ आइसोसेलेस का 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, पहली बात। अब यहां से कह रहा है इसका एरिया बताना है, क्या पूछ रहा है, एरिया बताना है। तो आप देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर इस बेस के अपोजिट एंगल से हम यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इस लाइन को क्या कर देगा, बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा, यानी हम ये बोल दे रहे हैं कि ये डी पॉइंट पे बाइसेक्ट करता है तो BD 1 सेंटीमीटर होगा तो DC भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। तो अब यहां से हम AD का लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो आप देखो इस ADC के ट्रायंगल के अंदर चाहे ADB ट्रायंगल के अंदर दोनों एक ही है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो AD निकाल लेते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकल जाएगा, यानी यहां से क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस में से ये वैल्यू माइनस कर देंगे, पाइथागोरस के थ्योरम से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ से AD की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये वैल्यू यहाँ से आ गई अंडर रूट का 15 आ गया। तो हमसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ से ये ट्रायंगल राइट एंगल टाइप का हो गया। मैं बोला था आपको पढ़ाते टाइम बताया हूँ कि जब भी ट्रायंगल परपेंडिकुलर हो जाए तो उसका एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 बेस कितना है 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है कितना है, और हाइट कितना है अंडर रूट का 15 सेंटीमीटर। तो आप यहां से देखो 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी 2 से 2 कट गया तो आपका कितना आ गया अंडर रूट का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट का अंडर रूट 15, यानी इसका ए इज द राइट आंसर आ जाएगा अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर देन द एरिया इज, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसका एरिया पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात तो आपको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये हमारा एक ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो इक्विलेटरल के क्या होते हैं, तीनों साइड हमारे बराबर होते हैं, तो ये साइड ये साइड ये साइड आपस में बराबर है, तो इसका पेरीमीटर कह रहा है 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबके हम x मान ले रहे हैं, ये भी x है ये भी x है, तो ये पेरीमीटर 3x हो जाएगा कि नहीं, x प्लस x बराबर 3x, यानी 3x बराबर 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 60 का बाई 3 बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गया। मतलब साइड हमारा कितना मिल गया 20 सेंटीमीटर, क्या मिल गया साइड बराबर 20 सेंटीमीटर मिल गया। तो आपसे कह रहा है इसका एरिया बता दीजिए। तो आपको याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर होता है अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर।
तो यही क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड हमारा 20 है, तो 20 का स्क्वायर में 20 इंटू 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दो तो 4 5 जा आपका 20 हो जाएगा और 25 जा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में है, तो 100√3 मीटर स्क्वायर। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 100√3 मीटर स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर द मेजर ऑफ एंगल BAC, हमको इस फिगर से BAC एंगल बताना है, यानी BAC यानी इस एंगल की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। तो सबसे पहली बात तो आप देखो ध्यान से, तो ABC हमारा कैसा ट्रायंगल है, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो BC साइड जो है वो AB के क्या, AC के क्या है, बराबर है, यानी AC बराबर BC है कि नहीं है। तो ये एक तरीके से आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब हो गया तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, यानी जब AC बराबर हो जाएगा BC के, तो यहां से एंगल A जो होगा एंगल B के क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। आइसोसेलेस की मेथड है, प्रॉपर्टी है। तो एंगल A का वैल्यू दिया गया है 2x + 20 और एंगल B की वैल्यू दिया गया है 50। तो यहाँ से 2x बराबर निकालोगे तो 50 - 20 हो जाएगा, बराबर 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 का बाई 2 बराबर 15 डिग्री, यानी x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई। तो हमसे पूछ रहा है BAC कितना होगा, BAC मतलब एंगल A पूछ रहा है, एंगल BAC बराबर है 2x + 20 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू हमारा 15 आया है, यानी 2 × 15 डिग्री + 20 बराबर 15 2 जा 30 + 20 बराबर 50 डिग्री, यानी BAC हमारा एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। तो आपको देखते हैं ऑप्शन में क्या मिलता है, A नहीं होगा, B होगा, यानी B इज द राइट आंसर, B 50 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहे हैं इन फिगर AB पैरेलल टू CD देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। जब AB लाइन CD के क्या है, पैरेलल है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। सीधी सी बात है कि AB लाइन जब CD के पैरेलल है, तो आप ध्यान से देखो, इस x एंगल से हम यहाँ से एक लाइन ऐसे पैरेलल ऐसे ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल ड्रा कर सकते हैं। तो आप देखो इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है, बाइसेक्ट आसानी से कर जा रहा है। अब ध्यान दो यहाँ से, तो आप देखो ये 140 डिग्री है, ये कितना है 140 डिग्री है। तो इस पॉइंट पे ये हमारा 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये एंगल और ये एंगल का प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये 140 है, तो ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा आसानी से। सीधी सी बात, फिर यहाँ पे बात करते हैं, तो ये हमारा 35 डिग्री है, ये भी इस पॉइंट पे 180 डिग्री, दोनों एंगलों का प्लस होगा। तो जब ये हमारा 35 डिग्री है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 145 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। 145 + 35 = 180 डिग्री। तो ये हमारा 145 आ गया, ये हमारा 40 आ गया। तो आप ध्यान से देखो, जब AB लाइन CD के पैरेलल है, तो इसके भी पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब ये 40 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये आपका 35 है, तो सेम वैसे ही ये लाइन भी इसके पैरेलल होगा, तो ये लाइन क्या करेगी, ट्रांसवर्सल का काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये 35 है, तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमसे x पूछ रहा है, तो x एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगलों का प्लस होगा कि नहीं होगा, यानी 40 + 35 = 40 + 35 = 75 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी। गाइस बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ऑप्शन में चलते हैं, तो इसका A नहीं होगा, B नहीं होगा, C नहीं होगा, यानी D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ AOB इज स्ट्रेट लाइन देन एंगल BOC बराबर क्या होगा। यानी आप देखो AO, ये O पॉइंट है, AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल मैक्स करता है। तो ये दोनों एंगलों का प्लस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 2x + 30 डिग्री + 2x + 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये 2x कितना हो जाएगा 4x, अब प्लस
30 प्लस 10 40 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 4x बराबर निकालोगे तो 180 माइनस 40 कितना आ जाएगा आपका 140 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 140 का बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 140 का बाई 4 से अब डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा, 4 से 140 को काट दो तो ये आपका हो जाएगा 35 डिग्री, यानी x की वैल्यू 35 डिग्री हो गया। तो हमसे पूछ रहा है BOC कितना होगा, यही हमारा BOC है। तो आप देखो यहां से एंगल BOC बराबर दिया गया है 2x प्लस 10, 2x प्लस 10 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 35 है, 35 प्लस 10, और 35 टू जो कितना होता है 70 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और 70 प्लस 10 कितना होता है 80 डिग्री, यानी BOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री आएगी। तो यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 41 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो गाइस लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, कह रहा है कि कौन सा इसमें जो इक्वेशन दिया गया है वो लाइन ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन से पास का मतलब आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ जो ओरिजिन होता है वो 0,0 होता है, ठीक है, यानी x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 पुट कर दे तो LHS RHS के बराबर आ जाए तो वो इक्वेशन हमारा ओरिजिन से पास होगा। तो पहला देखते हैं, x की जगह पे 0 रखते हैं, y की जगह पे 0 रखते हैं तो 0 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो ये नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। दूसरी बात, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं और y इज इक्वल टू 0, तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, तो -4 बराबर 0 मिल जाएगा, ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं, यदि x 0 y 0 रखते हैं तो 0 प्लस 0 बराबर 0 और बराबर 0 मिल जाएगा, यानी C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो LHS RHS के बराबर होना चाहिए। अभी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन फाइंड किया है। नेक्स्ट कह रहा है इफ x प्लस 2,4 बराबर 5,y-2 देन द कोऑर्डिनेट ऑफ x, y क्या होगा। तो आपका सीधी सी बात है, x प्लस 2 ये हमारा पहला x का कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y का कोऑर्डिनेट है, वैसे ही ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो आप चलिए, तो यहां से क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 बराबर 5 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, 5 माइनस 2 बराबर 3 आ गया, यानी x का पॉइंट 3 आ गया। नेक्स्ट है 4 बराबर y-2 हो जाएगा, ये वाला इस पॉइंट के बराबर हो जाएगा। तो 4 बराबर y-2 हो जाएगा। तो यहां से 2 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो 4 प्लस का 2 बराबर y मिल जाएगा, तो ये 6 बराबर y मिल गया। तो यहां से हमसे पूछ रहा है कि x, y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x बराबर 3 आया है और y बराबर 6 आया है, तो 3, 6, 3, 6 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो a नहीं होगा, b 6, 3 दिया गया है, हमारा 3, 6 आंसर आया है। तो c इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3, 6। ओके स्टूडेंट्स, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत बेहतरीन और मजेदार अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन द क्लास इंटरवल 10, 20, 20, 30 द नंबर 20 इज इंक्लूडेड। बहुत ही मैंने इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से क्लास टाइम में बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट वन इंक्लूसिव फॉर्म और सेकंड वन एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म 2 ही तरह के क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो आपसे यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ 10 से 20 है, फिर 20 से 30 है, तो कह रहा है कि द नंबर 20 इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इंटरवल के अपर लिमिट में सेकंड इंटरवल के लोअर लिमिट में ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 20 इज द बोथ इंटरवल नॉट इंटरनल, यानी 20 क्या है, दोनों इंटरवल में इंक्लूडेड हो रहा है, आ रहा है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10, 20 ये नहीं होगा, ये भी 20, 30 नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चों ने ये लगाया, ये नहीं होगा, ये आंसर ज्यादा सही नहीं है। पूरा 100% सही कौन सा आंसर होगा, बोथ द इंटरवल, यानी दोनों इंटरवल में 20 क्या है, इंक्लूडेड है। क्योंकि इस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं
एक्सक्लूसिव फॉर्म और दूसरा होता है इंक्लूसिव फॉर्म। तो इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, 10 से 20 चलता है और ये 21 से 30 चलता है, तो ये मैच नहीं करता है, इसीलिए इसको इंक्लूसिव फॉर्म कहते हैं। और एक्सक्लूसिव फॉर्म में दोनों इंटरवल में मैच करता है, इसीलिए सी इज द राइट आंसर बोथ ऑफ इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियोज 5,3,7। द ट्रायंगल इज, कौन सा ट्रायंगल होगा जब ट्रायंगल का एंगल रेशियो फॉर्म में दिया गया है। तो हम इसको यहां से कह दे रहे हैं कि ये आपका 5x है, ये आपका 3x है, ये आपका 7x है, और तीनों को एंगलों को जब प्लस करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है, 180 के बराबर। जब ये रेशियो के फॉर्म में देता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 5x + 3x + 7x बराबर 180। तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 और 5 15, यानी 15x बराबर 180। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 180/15। अब इसको काट दीजिए तो 15 से 180 आपका कट जाएगा, यानी 15 से 180 को जब आप काटोगे तो ये आपका मिल जाएगा 12 टाइम में कट जाएगा, यानी ये 12x = 12 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू 12 आ जाएगी तो हमसे एंगल पूछ रहा है कौन सा ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल पूछ रहा है किस टाइप्स का ट्रायंगल होगा। तो आप यहां से चलो 5x की वैल्यू निकालोगे तो 5 × 12 बराबर 12×25 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। फिर 3 × x बराबर 3 × 12 बराबर 12×3 = 36 डिग्री हो जाएगा। फिर 7 × x निकालोगे तो 12 × 7x की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 12 बराबर 12 7 कितना होता है, 84 होता है, यानी 12 7 जा 84 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखो एंगल A 60 डिग्री आ रहा है, एंगल B 36 डिग्री आ रहा है और एंगल C 84 डिग्री आ रहा है। तो आपसे आंसर में पूछ रहे हैं कि कौन सा ट्रायंगल होगा। पहली बात तो राइट ट्रायंगल होगा नहीं, दूसरी बात कह रहा है द एन एक्विट एंगल ट्रायंगल। एन एक्विट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है इन अ ट्रायंगल ईच एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्विट एंगल ट्रायंगल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका ईच एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्विट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो आप देखो ये तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी कह रहा है ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस का मतलब होता है इसका तीनों एंगलों में से एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो, यानी 180 से कम और 90 से ज्यादा एक एंगल होना चाहिए तब ऑब्ट्यूस होगा। तो यहाँ 90 से ज्यादा कोई नहीं है इसीलिए ऑब्ट्यूस नहीं होगा। और आइसोसेलेस की बात ही नहीं है, आइसोसेलेस का मतलब जब दोनों साइड बराबर होगा तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी एन एक्विट एंगल ट्रायंगल, यानी सभी एंगल 90 डिग्री से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर L1 पैरेलल L2 देन द वैल्यू ऑफ x, यानी L1 एंड L2 के पैरेलल है तो x की वैल्यू निकालना है। अब आप देखो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी। आप सबसे पहले तो इसके अंदर चलो, ये आपका एक ट्रायंगल बना रहा है, ये ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसको दे रहा है P है, ये Q है और ये इसको कह दे रहे हैं R एंगल है। तो ये 35 है, ये 40 है, तो 35 + 40 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 40 40 40 80 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों एंगलों का प्लस 180 डिग्री होता है। तो 35 + 40 आपका 80 डिग्री हो जाएगा और 80 और 180 में से आपका 80 माइनस कर दोगे तो 100 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल 100 डिग्री होगा। तो ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होता है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से x और 100 डिग्री को जब प्लस करोगे तो x + 100 डिग्री बराबर आपका क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से x बराबर निकालोगे तो 180 माइनस 100 बराबर कितना मिल जाएगा, 80 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री। तो आपका यहाँ से पहला ही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि इन गिवन फिगर मेजर ऑफ एंगल ABC की वैल्यू कितनी होगी। तो आप फिगर के अंदर चलिए, तो ये हमारा ABC एक ट्रायंगल है और BC साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया है D पॉइंट पे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला काम करता है कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के क्या होता है, प्लस के बराबर हो जाता है। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। यानी यहाँ से हम कह दें कि 40 डिग्री प्लस एंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कितना है, 100 डिग्री।
यानी सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सटीरियर प्रॉपर्टी। यानी ट्रेंगल के दो एंगलों का प्लस एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो 40 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 100। तो यहां से एंगल ए बी सी निकालोगे तो 100 माइनस 40 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। यानी एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, अब आइए नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन द ट्रायंगल इज। यानी कहने का मतलब है एक ट्रायंगल के अंदर एंगल जो है वो इक्वल है, बराबर है सम ऑफ दो एंगल्स के। यानी एक एंगल जो ए है वो बराबर है सम ऑफ टू एंगल्स के। तो इस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे? यानी दो एंगलों का प्लस तीसरे एंगल के बराबर हो जाए तो गाइज क्या होता है? राइट एंगल होता है कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कि एन इक्विलैटरल ट्रायंगल या एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। सीधी सी बात है कि ये हमारा एक 90 डिग्री का सपोज दैट एंगल हो, एंगल बी ए सी। तो यहाँ जो एंगल ए होगा वो उसका प्लस एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी और एंगल सी के प्लस के। यानी दो एंगल का जो सम होता है तीसरे एंगल के बराबर होता है, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है कि द मीन ऑफ दिस x + 2 x + 3 x + 4 एंड x - 2 इज। तो अभी मैंने बताया है कि मीन इज इक्वल टू होता है, मीन बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर। यानी इस ऑब्जर्वेशन का सभी का सम और टोटल जितने नंबर दिए गए हैं वो बराबर होता है मीन का। तो टोटल नंबर यहां सम ऑफ हो जाएगा x + 2 प्लस x + 3 प्लस x + 4 प्लस x - 2 अपॉन 1 2 3 4 नंबर है, सबको प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x x x x 4x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो प्लस का 2 से माइनस का 2 कट जाएगा और 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, अब बाई 4 हो जाएगा। अब ऑप्शन में चलते हैं, देखते हैं 4x + 7 कहाँ मिलता है? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। यानी 4x + 7 अपॉन 4 यही इसका क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। तो गाइज 1 to 50 MCQs क्वेश्चन क्लास 9 का टर्म फर्स्ट में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया गया है DS देवरिया के द्वारा। तो यदि अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके जो भी हमारे आने वाले वीडियोज हैं उसको सबसे पहले आसानी से आपके पास चला जाए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑल को प्रेस कर दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर कर दीजिए। बता दीजिए कि DS देवरिया क्लास 9th और 10th के ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी तरह से एजुकेशन फील्ड को प्रोवाइड करते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।